नमस्कार दोस्तों, ज्ञान यज्ञ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, ना भी होंगे तो प्रसन्न रहने का प्रयास कीजिए। आज एथिक्स के क्लास की ये टॉपिक नंबर 1 का तीसरा पार्ट है, मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्य क्या है, आइए देखते हैं। ह्यूमन वैल्यूज। मूल्य से तात्पर्य विश्वास, आदर्श व आकांक्षाओं से है, जो आचरण में सद्गुण के रूप में व्यक्त होते हैं। मूल्य समाज व संस्कृति के सापेक्ष होते हैं। ये नियामक भी होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा व्यवहार का नियमन किया जाता है। भारतीय परंपरा क्या है? यह एक प्रकार का आदर्श मूल्य है, जैसे कि सत्यम, शिवम, सुंदरम। ये शब्दों को ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारतीय परंपरा में जो यूज किया जाता है हमारा शब्द सत्यम, शिवम, सुंदरम। ठीक। अब देखते हैं हम कि मूल्य की विशेषताएं क्या है। ये क्वेश्चन में अधिकतर पूछता है कि मूल्य क्या है। तो मूल्य आप देख ही लीजिए क्या है, कि मूल्य से तात्पर्य है कि हमारा किसी के प्रति विश्वास क्या है, आदर्श व आकांक्षाओं से है, जो आचरण में सद्गुण के रूप में व्यक्त होते हैं। ठीक, हर चीज़ आचरण के रूप में व्यक्त होते हैं। अब देखते हैं कि मूल्य की विशेषताएं हैं। कि मूल्य ये कहता है कि भाई आप तटस्थ रहो, किसी के पक्ष में रह करके आप बात ना करो, जो निर्णय लो सही गलत उचित अनुचित का देख करके आप निर्णय लो, अर्थात तटस्थ रहो। और एक सिविल सेवक प्रशासनिक अधिकारी के लिए तटस्थता सबसे बड़ा गुण होता है, मूल्य होता है। सामाजिक आदर्श। सामाजिक आदर्श क्या है कि हमारा समाज के प्रति व्यवहार क्या है। अब बात करते हैं सार्वभौमिक। सार्वभौमिक क्या है कि हम अपने उन विचारों को, मूल्यों का उपयोग करें जो सार्वभौमिक हो, एकाकिक ना हो, किसी एक पक्ष को लेकर के ना चले। अमूर्त। अमूर्त का मतलब होता है दो पक्ष होते हैं, एक मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है। मूल्य जो हमारे होते हुए अमूर्त होते हैं। ठीक। स्थान और समय के अनुसार बदलाव हो, जैसे कि परिस्थितियों के अनुसार आप बदल लें। जैसे राजस्थान में गए तो वहाँ पे लोग पगड़ी पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, बालू से बचने के लिए करते हैं। तो वहाँ पे संस्कृति, परंपरा, मर्यादा क्या है। और आप उसी जगह पे आप वेस्टर्न कल्चर में चले जाइए, वहाँ पे क्या है। तो स्थान और समय के अनुसार मूल्य बदलते रहते हैं। इसलिए दोस्तों इस पर विशेष ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं सिविल सेवकों के मूल्य क्या होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, एक आईएएस अधिकारी, एक सिविल सेवक, एक आईपीएस, आईआरएस जितने होते हैं, इनके मूल्य क्या होना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है कि वो ईमानदार हो, कर्मशीलता उसके अंदर हो, कर्मशील हो, जो कर्म को ठाने उसको करे, कर्म के प्रति वह अग्रसर हो। बात आती है निडरता की। निडरता कि वो ऐसा नहीं कि किसी राजनीति दल से डरे, विधायक से डरे, सांसद से डरे, या किसी के बहकावे में आ जाए या दबाव में आ जाए। तो वो निडर हो, अपने कार्य को एकदम कह सकते हैं कि एक हिसाब से संप्रभुत्व होकर के काम करें। सहिष्णुता। सहिष्णुता बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, आजकल धार्मिक मामले होते हैं जैसे कि उसमें सहिष्णुता एक अभाव हो जाता है। तो सहिष्णुता होना एक सिविल सेवक में बहुत अति आवश्यक है। सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा का तात्पर्य ये है कि जब कोई व्यक्ति तुम्हें ना देख रहा हो, तब आप उस काम को पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, निष्ठा के साथ करते हैं, तो उसे कहते हैं सत्यनिष्ठा। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तो उनको लगभग 40 रुपया भत्ता मिलता था, और उनकी पत्नी ने लगभग 10 रुपया बचाया। तो भारत सरकार को, गवर्नमेंट को एक पत्र लिखते, कहते कि हमारा काम 30 रुपये में हो जाता है, अब मेरा भत्ता 30 रुपया कर दीजिए, ये 10 रुपया बढ़ा है, इसको आप अपने पास रखिए। उनको कोई देख नहीं रहा है, तब भी उन्होंने अपनी ईमानदारी को आगे रखा। सत्यनिष्ठा। और दूसरा देख सकते हैं, मिजोरम में आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग सब्जी बेचते नहीं, बल्कि सब्जी के ऊपर पर्ची लिख देते हैं, इतने रुपए किलो ये सब्जी है। और ग्राहक रास्ते सड़क पे जाता है, उन पर्ची को देखता है, सब्जी लेता है, और उतना पैसा रख के वहाँ चला जाता है। ये हुई वहाँ की सत्यनिष्ठा। आते हैं लोक सेवा के प्रति समर्पण की बात। तो लोक सेवा के प्रति समर्पण, जनता के प्रति उसकी समर्पण होना चाहिए। ऐसा अधिकारी नहीं होना चाहिए कि वह जनता को संस्कृति, परंपरा आदि को इग्नोर करते हुए वह अव्यवहार करें उनसे, तो ये गलत हो जाएगा। था लोक सेवा के प्रति समर्पण हो, जो नियम कानून, जो विधियाँ बनी हो, उनका क्रियान्वयन अच्छे तरीके से समाज के हर कोने तक हो। निष्पक्षता, अर्थात उसके अंदर एक हिसाब से निष्पक्षता होनी चाहिए। निष्पक्षता बहुत ज़रूरी है, किसी का पक्ष ना लो, निष्पक्ष होकर के आप उनका हल निकालिए। वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशील। वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशील रहो।
हालांकि प्राथमिकता उनको दो। आप गरीब तबके में जाइए, आप ऐसे क्षेत्र में जाइए जहाँ भी अभी शिक्षा नहीं पहुँच पाई, वहाँ पे परंपरा, रूढ़िवादी, कुप्रथा आदि अभी भी विद्यमान है। तो ऐसे क्षेत्रों में जाकर के जो वंचित वर्ग है उनके प्रति अपनी संवेदनशीलता व्यक्त करें। तो एक IAS अधिकारी, एक सिविल सेवक के ये गुण होने चाहिए, ये मूल्य होते हैं। मित्रों, आगे चलते हैं हम। मूल्य और नैतिकता में क्या संबंध होता है, सबसे बड़ी जरूरी होती है कि मूल्य और नैतिकता में क्या संबंध होता है। तो मूल्यों के आधार पर ही नैतिक सिद्धांत बनते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ईमानदार है तो इसी के आधार पर नैतिक सिद्धांत बनेंगे कि ऐसे ऐसे गुण हैं, ऐसे ऐसे हैं। ठीक। और ये जो मूल्यों के आधार पर जो ये नैतिक सिद्धांत बनते हैं उनको हम दो कैटेगरी में बांट के देखते हैं। एक तो 5 सार्वभौमिक मूल्य होते हैं जिसमें प्रेम होता है, शांति होती है, अहिंसा अर्थात हिंसा न करना, सत्यवादी होना और नैतिक कर्म करना। वहीं हम आंतरिक मूल्य की बात करते हैं, सहानुभूति, सिंपैथी, संवेदनशीलता हो, भावनात्मक समझ हो, इमोशनल इंटेलिजेंस हो। कभी कभी क्या होता है, भावनात्मक वश आकर के अपना निर्णय ले लेते हैं। जैसे कि खासकर महिलाओं में देखा जाता है, महिलाएं जल्दी रोने लगती हैं। ऐसा किसी हमारा पुरुष और महिला के प्रति हमारा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि एक एग्जाम्पल रखा जाता है कि जो भावनात्मक रूप से जल्दी रोने लगता है ऐसा है तो हम उन्हीं का पक्ष ले लेते हैं। जबकि एक IAS अधिकारी जो होता है वो भावनात्मक पक्ष का ना लेकर के, बल्कि उसमें इंटेलिजेंस हो, जो उचित हो, अनुचित हो, सही हो, गलत हो, अच्छा है, बुरा है, पाप है, पुण्य है, इन सभी पहलुओं पर विचार करके जो निर्णय लेता है वो अपने मूल्यों का सदुपयोग सही करता है। दयालुता हो, सबसे बड़ी बात है दयालु होना चाहिए। ये नहीं कि अपने पद पर अड़े रहो। ठीक है, कहीं कहीं आप देख सकते हैं और कहीं कहीं पे आप इसको देख सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, कोरोना के समय में आप पूर्वोत्तर में देखे होंगे, एक IAS अधिकारी शादी में एंट्री करके वहाँ पे लोगों को खूब पीटा, ऐसा किया वैसा किया। तो उसने अपने पावर का गलत उपयोग किया। उसके अंदर दयालुता, प्रेम और सहानुभूति, संवेदनशीलता जैसी बातें कह सकते नहीं थी। ठीक। वहीं हम देखते हैं कुछ IAS अधिकारी जैसे अशोक लवासा का नाम सुने, वो जनजातीय एरिया में रह करके कितना कल्याण, कितना विकास का काम किए। महाराष्ट्र के आप पांडे जी हैं, उनका आप देख सकते हैं कि उन्होंने समाज के प्रति रह करके निडरता के साथ कार्य किया। उनको ना तो प्रमोशन का फिक्र था और ना ही ट्रांसफ़र का। वो निष्पक्ष होकर के, स्वतंत्र होकर के, ईमानदारी पूर्वक, सत्यनिष्ठा पूर्वक कर्म करते थे। तो आंतरिक मूल्य प्रेम होना चाहिए, उसके अंदर करुणा होनी चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए, त्याग और बलिदान की भावना होनी चाहिए। ठीक। अभी तक हम मैंने क्या पढ़ा, तो हम सबसे पहले पढ़े कि मूल्य क्या है। तो मूल्य पढ़ लिए कि इसका तात्पर्य है कि विश्वास, आदर्श, आकांक्षाओं से है जो आचरण में सद्गुण के रूप में व्यक्त होते हैं। फिर हम देखें कि मूल्य की विशेषताएं क्या है। मूल्य कहता है कि हम तटस्थ रहें, सामाजिक आदर्श होनी चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए, अमूर्त होना चाहिए, ऐसा। अब हम देखें कि सिविल सेवकों के मूल्य क्या होते हैं, तो ये भी हम देख लिया। हो सकता है इसमें हम नोलन समिति के भी सिद्धांत डाल सकते हैं कि सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता, इन सबको। और उसके बाद हम आगे देखते हैं कि संबंध क्या है। तो मूल्यों के आधार पर नैतिक सिद्धांत बनते हैं। 5 सार्वभौमिक मूल्य हो गए, कुछ आंतरिक मूल्य हो गए। अब बात करते हैं मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज व शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। दोस्तों, परिवार की भूमिका सबसे प्रथम होती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह माता के साथ अधिकतर रहता है, तो वह माता से सहनशीलता सीखता है। ठीक है, वह वात्सल्यता सीखता है, प्रेम, करुणा, दया सीखता है। वहीं अपने पिता से वो साहस, ईमानदारी, जिम्मेदारी, जवाबदेहिता, परोपकारिता जैसे गुण को सीखता है। और जब वही बच्चा अपने भाई से, अपनी बहन से, अन्य से क्या सीखता है, तो बाट बराबर हम मिल खाएं, हंसते गाते पढ़ने जाएं। ये बात आपने सुना होगा। तो अर्थात शेयरिंग विथ केयरिंग वो सीखता है अपने भाई बहन अन्य से। प्रेम, बंधुता, लड़ाई झगड़ा, फिर वापस प्रेम में मधुरता। अर्थात ये सिखाता है कि जैसे हमारा ये रिश्ता है, अगर ऐसे हम समाज में करें, अडिग ना रहें, अपने पदों पर ना स्थिर रहें, हम आज जो कर्म हुआ उसको भूल के कल एक नई शुरुआत करें, तो वो अच्छा होता है। ठीक। बात करते हैं हम समाज की। तो समाज हमें क्या सिखाता है कि साहस के गुणों को सिखाता है। जैसे कि कहीं आप आपदा आया, आपातकाल आया,
तो किस हिसाब से किस परिस्थिति में रहना है। समाज हमें संघर्ष सिखाता है, समाज हमें सहिष्णुता दिखाता है, सार्वभौमिकता सिखाता है आदि जैसे गुण समाज से हम आते हैं। वहीं शैक्षणिक की बात करते हैं तो शैक्षणिक में हम गुरु को देखते हैं। ठीक, तो गुरु क्या करता है, तो गुरु से हमें अनुशासन आता है, ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी, बहादुरी और लक्ष्य तय करना आता है, और आगे बढ़ना, कैसे हम समाज को डील करें, इन सब जैसे मुद्दों को हम सीखते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम आगे कि मेरा दृढ़ विश्वास है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने क्या कहा था, इनको आप जानते होंगे भली प्रकार से। उन्होंने कहा था कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि किसी राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त व सुंदर मनों वाला बनाना है तो उसमें समाज के 3 प्रमुख लोग अंतर ला सकते हैं। वे हैं पिता, माता और शिक्षक। एक बार फिर से अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा था कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि किसी राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त व सुंदर मनों वाला बनाना है तो उसमें समाज के 3 प्रमुख लोग अंतर ला सकते हैं। वे हैं पिता, माता, शिक्षक। ठीक, अब आते हैं कि परिवार की क्या भूमिका। जो भी मैंने बताया वही है कि माता से हम प्रेम, त्याग, बलिदान, संघर्ष, साहस, वात्सल्य, सत्य, अहिंसा सीखते हैं। वहीं पिता से हम साहस, त्याग, बलिदान, कर्मशीलता, नैतिक आचरण, उत्साह, संघर्ष, धैर्य। दादा दादी अन्य से तो प्रेम, वात्सल्य, निस्वार्थता, नैतिक कहानियाँ सीखते हैं। ठीक है, शायद हम सब तो सुने होंगे अपने माता पिता से या दादा दादी, नाना नानी से नैतिक कहानी, लेकिन आज के जो जनरेशन आ रहे हैं वो सब मोबाइल पर व्यस्त हो चुके हैं, वो कहानियों से एकदम छिन्न भिन्न हो चुके हैं। ठीक है, परंपरागत मूल्य सीखते हैं, आध्यात्मिकता सीखते हैं, त्याग बलिदान की कहानियाँ सीखते हैं। भाई बहन से क्या होता है, शेयरिंग केयरिंग सीखते हैं, लैंगिक समानता देखते हैं, संवेदनशीलता, सम्मान करना, साहस, मित्रता, भ्रातृत्व, प्रेम। ये हो गया हमारा परिवार की भूमिका। आइए देखते हैं उदाहरण के रूप में। उदाहरण बहुत ज़रूरी है, आप हर एंगल पर उदाहरण लिखिए। जैसे आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं अपने पिता से साहस, ईमानदारी, जिम्मेदारी और संघर्षशीलता सीखा है और सत्यनिष्ठा सीखा है। आप ये लिख सकते हैं। आप अपने गांव का भी उदाहरण दे सकते हैं कि हमारे प्रधान गांव में पशुओं का बहुत देखभाल करते हैं, उनके प्रति, पशुओं के प्रति उनका बहुत कह सकते हैं कि वो सहानुभूति रखते हैं, समानुभूति रखते हैं और करुणा रखते हैं। आते हैं उदाहरण साहस की बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी जो थी, उनकी माँ ने उनको साहसी बनाया, नेत्रकारी बनाया, बहादुरी डाली, समझदारी, ईमानदारी, बहुत कुछ माँ से सीखे। वहीं भगत सिंह को देखते हैं तो अपने चाचा से सीखते हैं। मंजूनाथ अपने परिवार के साथ सीखते हैं। आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने अपने माँ से सीखा। और एक एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि मेरे पिताजी ने अपनी माँ से सॉरी अपने पिताजी के पिताजी यानी कि दादाजी से उन्होंने रामायण, महाभारत, अन्य की कहानियों को सीखा। डाल सकते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं, मेरे पिता से बात करें तो पता चलता है। वहीं त्याग और बलिदान की बात करते हैं तो अब्दुल कलाम ने अपनी बहन से सीखा, वहीं सचिन तेंदुलकर ने अपने भाई से सीखा कि कैसे क्या करना, त्याग और बलिदान। और करुणा की बात करते हैं तो मदर टेरेसा ने अपने परिवार से सीखा। ठीक है, ये हो गया हमारा उदाहरण। अब आते हैं समाज की भूमिका। समाज की भूमिका हम देखते हैं तो साहस की बात करें, समाज में साहस तो स्पार्टा मूवी आपने देखा होगा। वहाँ पे लगभग 300 लोग रहते हैं और किस प्रकार संघर्ष करते हैं अपने समाज में। जो व्यक्ति जन्म लेता था वो स्पार्टा एकदम ताकतवर होते थे। तो साहस की बात आ गई। जैसे कुछ आप एरिया देखे होंगे कि वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई आपदाएं आती रहती हैं, कभी बाढ़ आ गया तो कभी सूखा पड़ गया, कभी ऐसा है कभी वैसा है। तो वहाँ के लोग उस परिस्थिति में ढल के क्या कार्य करते हैं, क्या लोग सीखते हैं। हमारे यहाँ एक जौनपुर एरिया है, वहाँ पे अधिकतर देखा जाता है कि हर व्यक्ति सिविल सेवक अधिकारी है। ठीक, उत्तर पश्चिमी भारतीय समाज। ठीक, अब आते हैं प्रेम और अहिंसा की बात। तो तिब्बती समाज प्रेम और अहिंसा सिखाता है। बौद्ध और जैन के प्रति जो समाज होता है वो भी अहिंसा, प्रेम, भातृत्व आदि गुणों को सिखाता है। पर्यावरण के प्रति प्रेम को सिखाता है। ठीक, पर्यावरण की नैतिकता कहें तो बिश्नोई समाज होता है,
जो पर्यावरण के प्रति बहुत प्रेम करता है, उनको अपने पुत्र के समान मानता है। वहीं भ्रष्टाचार मुक्त की बात करें तो न्यूजीलैंड भ्रष्टाचार मुक्त है, वहाँ पे ऐसी कोई करप्शन जैसी बातें नहीं आती हैं। और खुशी तो भूटान आप देख ही रहे हैं। हालांकि कभी कभी लिस्ट में ये भी आता है कि भारत से ज़्यादा खुशी पाकिस्तान है। दोस्तों, आप जानते हैं क्या पाकिस्तान में खुशी होगी, ये आप भी भली प्रकार जानते हैं, लेकिन क्या किया जाए, हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या दिखाता है क्या नहीं दिखाता, उससे कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक, अब आते हैं शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका क्या होती है। परिवार देख लिया एग्जाम्पल के साथ, समाज भी देख लिया एग्जाम्पल के साथ। अब आते हैं शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका होती है हमारे विद्यालय की। वो हमें नैतिक शिक्षा से मजबूत चरित्र का निर्माण करता है। आज वर्तमान में क्या है, लोग संस्कार नहीं डाल रहे हैं, ठीक, वो चरित्र का गढ़ रहे हैं, वो भविष्य को देख रहे हैं, भविष्य गढ़ रहे हैं, चरित्र तो भूल ही गए हैं। आते हैं खेल। खेल में खेल योगा ये सब हमारा शैक्षणिक संस्थान सिखाता है, मानसिक मजबूती सिखाता है, निर्णय निर्माण की क्षमता करता है। जैसे कि स्कूल में कोई प्रोग्राम करना, फंक्शन करना, उसमें नेतृत्व करता, बड़े बड़े महान सुधारकों का मिमिक्री करना आदि जैसे को पर्यावरणीय नैतिकता सिखाता है। जैसे मेरा ही कॉलेज था, मेरा तो गवर्नमेंट कॉलेज था, उसमें ये था कि हम सबको रोज़ एग्रीकल्चर एक चैप्टर था, मतलब सब्जेक्ट था, तो हम सबको कैसे खुरपी का उपयोग करते हैं, उसके कुदाल का, फावड़े का, फिर घास साफ करना, पेड़ पौधों की पत्तियाँ साफ करना, ठीक, पेड़ लगाना आदि जैसे चीज़ सिखाते थे। वहीं साहस और निडरता की बात किया जाए, ये भी सिखाता है। हम सबको ट्रैकिंग करता है, नवाचार और व्यवहारिक प्रयोग और रिसर्च सिखाता है, समानता की भावना सिखाता है, ठीक, अनुशासन सिखाता है, किताबें पढ़ने की प्रेरणा देता है, सामाजिक उत्तरदायित्व सिखाता है, वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता और लैंगिक संवेदनशीलता। आप स्कूल में जो जो सीखे हों सब कुछ लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है जो लिखा यही हो, बस आपकी जो शब्दावलियाँ हों वो उचित हो। ठीक, अब एक मॉडल आंसर देखते हैं, उसके बाद हम इस क्लास तो ये वाला टॉपिक समाप्त होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। यूपीएससी मेंस 2022 में क्वेश्चन आया था। यह माना जाता है कि मानवीय कार्यों में नैतिकता का पालन किसी संगठन व्यवस्था के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करेगा। यदि हाँ, तो नैतिकता मानव जीवन में किसे बढ़ावा देना चाहती है। दिन प्रतिदिन के कामकाज में उसके सामने आने वाले संघर्षों के समाधान में नैतिक मूल्य किस प्रकार सहायता करते हैं। ठीक, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इट बिलीव दैट एडहेरेंस टू एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन वुड इंश्योर इन स्मूथ functioning of an organization system. If so, what does ethics seek to promote in human life? How do ethical values assist in the resolution of conflict faced by him, his day-to-day functioning? ठीक, इसको हम ऐसे समझेंगे, कैसे इसको लिखना है, तो मैंने तो पढ़ दिया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह माना जाता है कि मानवीय कार्यों में नैतिकता का पालन किसी संगठन व्यवस्था के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करेगा। खुद ही कह रहा है, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा कि नैतिकता क्या है। यहाँ पे नैतिकता हिंदी है, लेकिन इसकी जो इंग्लिश है वो एथिक्स लिखा है, ना कि मॉरलिटी लिखा है। आप यहीं देख सकते हैं, ये देखिए एथिक्स लिखा है, ना कि मॉरलिटी लिखा है। तो आप इंग्लिश बहुत ध्यान दे के चलिएगा कि क्या पूछ रहा है। ठीक, तो हमें लिखना पड़ेगा कि एथिक्स क्या है। तो एथिक्स आपको पता है कि एथिक्स ऐसे नैतिक सिद्धांत होते हैं जो सही गलत, उचित अनुचित, पाप पुण्य, अच्छे बुरे आदि के बारे में अंतर करने में हमारी सहायता करता है। ठीक, और थोड़ा बड़ा करना है तो लिख दीजिए कि ये वाय होते हैं, बृहद होता है, और क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ होता है एथिक्स। ठीक, और नैतिक मूल्यों का समुच्चय होता है। इतना भी हो सकता है, ये भी लिख सकते हो। अब बात आता है यहाँ, यदि हाँ, तो नैतिकता मानव जीवन को किसे बढ़ावा देना चाहती। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि नैतिकता मानव जीवन में बढ़ावा देता है। क्या क्या किसे देता है, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा कि जैसे कि हमारे क्रोध को कंट्रोल करता है नैतिकता, हम बंधुत्व की भावना सिखाता है, ठीक है, कम संसाधन को सबके प्रति पहुंचा करके सभी को प्रसन्न रखता है आदि जैसे गुण समाज से लेकर के शैक्षिक संस्थान तक हर एरिया को आप लिख सकते हैं। फिर आया दिन प्रतिदिन के कामकाज में, ठीक है, दिन प्रतिदिन के कामकाज में उसके सामने वाले संघर्षों के समाधान में नैतिक मूल्य किस प्रकार से आते हैं।
अब लिखिए कि जैसे कि मैं बिजनेस करता हूँ तो उसमें कभी कभी ग्राहक के साथ हमारे व्यवहार खट्टे हो जाते हैं, लेकिन हमारी जो नैतिकता होती है वो नम्रता और दयालुता के साथ, सहनशीलता के साथ हम उनकी बातों को सुनते हैं और शांति के साथ हम उनका समाधान करते हैं। ठीक है, हम क्रोध पे अंकुश लगाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ग्राहक बुरा बर्ताव करता है, तो ऐसी स्थिति में हमें अपने को सहनशील करते हुए, उनकी बातों को इग्नोर करते हुए और शांति के साथ निपटारा किया जाता है। तो ऐसे बिजनेस हुआ, पढ़ाई हुआ, खेल कूद हुआ, कोई भी सिस्टम हुआ, परिवार में खाना बनाना हुआ, तो हर चीज़ सिस्टम में हमारी ये नैतिकता बहुत सहायक करते हैं। ठीक है, इसको लिखिए। फिर निष्कर्षता लिखिए। निष्कर्षता देखा जाए कि नैतिकता हमारे जीवन को सुचारू, समृद्ध और संघर्ष से सील बनाती है। ठीक, ये हो गया हमारा टोटल प्रोसेस। अब देखते हैं इसमें क्या आंसर, मॉडल आंसर क्या लिखा है। तो मॉडल आंसर ये लिखा है कि पहले उसने नीतिशास्त्र की परिभाषा लिख दी। ठीक, जैसा कि मैंने बता ही दिया। अब आया कि मानव कार्यों में नैतिकता का पालन, संगठन और व्यवस्था को लाभ क्या है। ठीक, तो मानव कार्यों में नैतिकता का पालन, संगठन और व्यवस्था के लाभ, जैसे कि देखो ये लिखा है कि मानव समाज का भाग है, तो उसके अंदर नैतिक व्यक्तित्व आएगा, तो समाज की भलाई के लिए कार्य करेगा। आगे दूसरा, सभी लोग नैतिक होते हैं, इसलिए समाज में प्रेम करेंगे, शांति की वातावरण बनाएंगे, भाईचारा बढ़ेगा और हिंसा में कमी आएगी। तीसरा देखें तो सहभागी लोकतंत्र का विकास होता है, सुशासन सुनिश्चित होता है, जैसे कि होली पर्व हुआ, अन्य त्यौहार हुए, या कोई गांव में कोई ऐसा मुद्दा आ गया, एजेंडा हुआ, तो उसके प्रति समाधान के लिए लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, पर्यावरण नैतिकता की बात किया जाए तो पर्यावरण के प्रति सुचारू रूप से काम करते हैं, कभी कभी वृक्षारोपण के काम करते हैं, तो कभी वनोन्मूलन से सहायता करने के लिए कार्य करते हैं, आदि ऐसे अनेक क्रिया करते हैं। अपराधों में कमी, हाँ भाई, अपराधों में कमी में ये भी बहुत सहायक करता है। स्वाहित की बजाय सार्वजनिक हितों को महत्व देने लगते हैं लोग। और लैंगिक न्याय समानता की बात करता है, कानूनों और नियमों का सही पालन करता है। ठीक, अब देखते हैं कि मानव जीवन में एथिक्स के उद्देश्य क्या है। वही है, प्रेम करुणा बढ़ाता है, नैतिक द्वंद्व दुविधाओं को निकालता है, स्वयं पर विश्वास को बढ़ाता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि स्वयं पर विश्वास हो और अपने कार्यों पर पूर्ण विश्वास हो कि हाँ, जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। ठीक है, अधिकतर लोग क्या होता है कि वो कर्म करते हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मानव जीवन में एथिक्स के जो स्वयं के विश्वास ही, सादा जीवन उच्च विचार, अर्थात अपनी जो जीवनचर्या वो सादा हो, कोई दिखावा ना हो कि हम कमा रहे हैं 10 का और दिखावा कर रहे हैं 10,000 का, तो ये गलत है। जो स्थिति है वो वही दिखाइए आप। सादा जीवन उच्च विचार। सत्यनिष्ठा, कर्मशीलता की बात करें तो सत्यनिष्ठ होना चाहिए, मानव जीवन को सिखाता है। साहस और नेतृत्व की बात करता है, भावनात्मक समझ का विकास करता है, पर्यावरण और जैव विविधता में संरक्षण की बात करता है। ठीक है, अब दिन प्रतिदिन के कार्यों में आने वाले संघर्षों के समाधान में नैतिक मूल्यों का योगदान किस प्रकार है। जो ऊपर हम नैतिक मूल्य पढ़े, अब उनका उपयोग कैसे होता है। क्रोध प्रबंधन में होता है, कभी कभी क्या होता है घरेलू हिंसा होती है तो उनमें भी क्रोध प्रबंधन का काम ये करता है। नैतिक सिद्धांत रिश्तों में खुशहाली लाता है, ये नहीं कि एकाकी चले, अपने ही ईगो पे अड़े रहो, कभी हम डाउन हो जाएं तो कभी दूसरा डाउन हो जाए, इस प्रकार सामंजस्य बना रहता है और प्रेम व्यवहार, आपसी विश्वास बने रहते हैं। महिला मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता, असफलताओं से मुकाबला होता है, आशावादी नजरिए की बात होती है। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन, मानसिक बेहतर मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यदि मानवीय जीवन में नैतिकता का उच्च होगा तो वह परिवार और समाज, राष्ट्र के हित में होगा। ठीक, अब बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन, ये भी यूपीएससी में 2022 में था। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में प्रत्येक उदाहरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है। What does each of the following quotation mean to you? आपको क्या करने का अधिकार है और आपको क्या करना उचित है के बीच के अंतर को जानना नैतिकता है। पॉटर स्टीवर्ट, इनका याद कर लीजिए इनको, और आप एथिक्स में ऐसे में यूज कर सकते हैं कि आपको क्या करने का अधिकार है और आपको क्या करना उचित है के बीच अंतर को जानना नैतिकता है। जैसा कि आप इसको पढ़ के ही समझ गए होंगे क्या कह रहे हैं।
जैसे कुछ व्यक्तियों को अधिकार तो प्राप्त होते हैं, राइट प्राप्त होते हैं। तो राइट के दो प्रकार के यूज, एक प्लस एक माइनस। जो प्लस होता है वो नैतिक सिद्धांतों का प्रयोग करके उपयोग करता है, जो माइनस होता है अर्थात निगेटिव के तरीके यूज करता है वो नैतिक ना होकर के अनैतिक होता है। जैसे कि अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी दे दिया जाए तो ये इसका सदुपयोग करेगा, समाज राष्ट्र हित और जन कल्याण के लिए इनका उपयोग करेगा अभिव्यक्ति का। दूसरा क्या होगा, हेट स्पीच करेगा, दूसरों की बुराई करेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ऐसे कि प्रशासनिक अधिकार दिए जाते हैं तो उनका उपयोग कोई समाज सर्व कल्याण जन कल्याण के लिए करता है तो कोई उसका गलत उपयोग भ्रष्टाचार, बेईमानी, आदमी पक्षपातीयता आदमी करता है। ठीक, यही इसे आपको एग्जाम्पल लिखना है, इसी प्रकार लिखना है। देखते हैं क्या है मॉडल आंसर। तो एथिक्स नैतिकता मानवीय व्यवहार में कोई भी कार्य करने से पहले यह मार्गदर्शन प्रदान करता है कि क्या करना उचित है और क्या अनुचित है। भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी और मूल अधिकार। ठीक है, क्या कहा कि भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है जो कि एक प्रकार का मूल अधिकार है। अब बात करते हैं नैतिक नागरिक सोच समझकर अधिकार का उपयोग करते हैं और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। वही अनैतिक नागरिक जो होता है वो बिना सोचे समझे अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रयोग करता है और हेट स्पीच भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। फिर पर्यावरणीय नैतिकता की बात करें, इन्वायरमेंट एथिक्स, तो ये क्या है, तो जंगल वन भ्रमण आज़ादी। नैतिक व्यक्ति जीव जंतुओं व पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। अनैतिक व्यक्ति की बात करें तो जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है। पर्यावरण नैतिकता की बात करें, इन्वायरमेंट एथिक्स, जंगल वन भ्रमण आदि। नैतिक व्यक्ति जो होता है वो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, जबकि जो अनैतिक व्यक्ति होता है वो जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है। बात करते हैं सिविल सेवक। एक सिविल सेवक क्या होता है कि वो समान अधिकार तो उसको मिला है, एक समान नियम वो अधिकार तो उसको प्राप्त, उसका सकारात्मक अभिव्यक्ति सिविल सेवक यूज करता है, एक नकारात्मक, जैसा कि मैंने बताया 60 में कि वह सुशासन व वंचित वर्ग के कल्याण के लिए काम करता है। वहीं नकारात्मक देखते हैं तो भ्रष्टाचार व असहायता को महत्व देता है। इसी प्रकार आपको लिखना है, इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको उसको समझना है, आपको शब्दावलियाँ पता होनी चाहिए और क्वेश्चन को समझिए कैसे समझना है। आप परेशान नहीं, जब ये ख़त्म हो जाएगा हम आपको एथिक्स में एकदम मजबूत बना देंगे, टेंशन ना लीजिए, विश्वास करिए। ठीक, एक सोर्स है, इसी पर आप विश्वास करिए, जो बता रहा हूँ जो पढ़ा रहा हूँ इसी पे आप एकदम फोकस होकर पढ़िए। हिंदी मीडियम की सबसे बड़ी कमी होती है कि वो भटकाव का जरिया बन जाता है। आप एक सोर्स को लेके चलिए, विश्वास करिए, 6 महीने तक आप लगातार इस पर विश्वास करिए, नहीं होगा बताइएगा, आपको ज्ञान वो मिलेगा जो आपको आवश्यकता है। ठीक है, सफलता के लिए आप पहुँचेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देखते हैं तो भगत सिंह ने देश के लिए त्याग और बलिदान किया। ठीक, दूसरा वही व्यक्ति है जिसको कुछ लोगों द्वारा स्वाहितों को महत्व और अपने सुखों की पूर्ति, जैसे कह सकते हैं कि जहाँ भगत सिंह भारत के नागरिक थे उन्होंने त्याग और बलिदान की भावना कही, वहीं देखेंगे कि कुछ भारत के नागरिक होते हैं जो आतंकवादियों को सहायता शरण देते हैं। ठीक, वहीं डॉक्टर एथिक्स की बात करते हैं तो नैतिकता देखते हैं तो किसी भी परिस्थिति में अपने मरीजों की जान को बचाना होता है इनका। अनैतिक में देखें तो अंग दुर्व्यापार, मरीजों को स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं। ठीक, इस प्रकार हम देखते हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, आज के वर्तमान में बहुत फैल चुका है क्या कि किसी भी परिस्थिति में अपने मरीजों की जान बचाते हैं डॉक्टर, देखे होंगे। लेकिन आजकल अनैतिक क्या हो कि वो अनाथ बच्चे और अन्य व्यक्तियों को पकड़ते हैं, उनके अंगों, किडनी हुआ, आँख हुआ, आँख का कार्निया हुआ आदि जैसे अंगों का वो निकाल कर वो बेचते हैं। ठीक है, इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का नैतिकतापूर्वक उपयोग करे तो समाज में स्वतः ही न्याय व समानता का सुनिश्चित हो सकती है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर ये हुआ। अब आते हैं इसी क्वेश्चन का जो 2022 में आया है, इसका पार्ट बी, उसमें स्टीव पॉटर था ना, अब इसमें है कि देखिए अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा है जो आगे हम सब पढ़े थे कि अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त होना है और खूबसूरत दिमाग का देश बनना है तो मैं दृढ़ता से मानता हूँ कि 3 प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं जो बदलाव ला सकते हैं, वे हैं पिता, माता और शिक्षक। ये APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। क्या कहते,
If a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel that there are three key societal members who can make a difference. They are फादर, मदर एंड टीचर, APJ अब्दुल कलाम। ठीक, अब आते हैं किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी नई पीढ़ी के हाथों में होता है। मित्रों, आप नोट्स अगर बना रहे हैं तो जैसा जैसे इसमें लिखा है ऐसे ऐसे आप लिखिए। कुछ चीज़ों को मैं ऐड कराऊंगा, ये दोनों साइड आप इतना छोड़िएगा। जो नोट्स बताया था इसको मैं अपडेट कराऊंगा, ठीक है, समय के साथ। और यहाँ पे कुछ करंट के मुद्दे ऐड कराऊंगा, जैसे कि कुछ इथिकल पॉइंट होते हैं कि श्रीनिवासन कि उनके अंदर कर्मशीलता है, ठीक है, और कुछ व्यक्तित्व हैं सिविल सेवक में, ऐसा है वैसा है, ठीक। तो इनको हम ऐड कराएंगे। तो ये दोनों पेज इधर आप इतना ये छोड़िएगा इतना ये, ठीक। और जैसे लिखा है ऐसे आप नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं स्क्रीनशॉट बना के रख लेंगे तो ये एक प्रकार की आपकी ही कमी होगी। मान चलिए आप मेंस लिख रहे हैं ना, मेंस में आपको 4000 वर्ड लिखना है। एक व्यक्ति को 4000 वर्ड लिखने के लिए कम से कम एक पेपर का तो कम से कम मान चलिए 10 सेट तो लगाना पड़ता है। और 10 पेपर का मतलब हो गया वो लगभग 40,000 वर्ड लिखता है। तो आप सब अगर अभी प्रयास करेंगे तो शायद आपका स्पीड बढ़ जाए, ठीक है। तो जो लिखा है इसको ऐसे लिखिए पॉज करके। तो देखते हैं क्या लिखा है, इसका उत्तर क्या होगा। हाँ, तो ये जो बताया मैं वो जो ऊपर मैंने पढ़ा उसको कैसे लिखना है ये देखिए। किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी नई पीढ़ी के हाथों में होता है, इसलिए राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने हेतु नई पीढ़ी में नैतिक मूल्यों का समावेश करना जरूरी होता है, जिसमें माता पिता और शिक्षकों की बड़ी भूमिका। जो APJ अब्दुल कलाम ने कहा है उसी को थोड़ा सा परिमार्जित करके यहाँ पे लिखा गया है। क्या किया गया है? परिमार्जित करके लिखा गया है, ठीक। आइए देखते हैं भूमिका की बात करते हैं। क्या है भूमिका? तो भूमिका में वही कि पिता से क्या मिलता है, माता से क्या मिलता है और शिक्षक से क्या मिलते हैं मूल्य। साहस, त्याग, धैर्य, कर्मशीलता, नैतिक आचरण, उत्साह, संघर्ष, जिम्मेदारी। माता से प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, वात्सल्य, सत्य, अहिंसा, आध्यात्मिकता, निस्वार्थता, भावनात्मक समझ। शिक्षक से तो मजबूत चरित्र निर्माण, प्रेरक कहानियाँ, सर्वांगीण विकास, लैंगिक संवेदनशीलता, ज्ञान, नैतिक आचरण, पर्यावरणीय नैतिकता, साहस, व्यक्तित्व। मित्रों, यहाँ पे आपको सकारात्मक ही लिखना है। ये नहीं कि किसी के पिता दारू पीते, भांग खाते हैं, ऐसा है वैसा है, घर पे आकर घरेलू हिंसा करते हैं, मारपीट करते हैं, बच्चों को गाली देते हैं, तो उसको आपको नहीं लिखना है कि आप ये नैतिक मूल्य सीखते हैं। तो नैतिक नहीं अनैतिक मूल्य हो गया ना। तो आपको ये चीज़ जो सीखते हैं वो अच्छा चीज़ इसमें लिखना है, ठीक है। तो भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मनों वाली पीढ़ी निर्माण में ये सहयोग करते हैं, ठीक। उदाहरण की बात, जैसे कि माता के रूप में छत्रपति शिवाजी ने साहस की माता ने सिखाया, महात्मा गांधी को आध्यात्मिकता सिखाई। पिता की बात करें तो मैंने अपने पिता से कर्मशीलता, साहस, असफलताओं से नहीं घबराने का गुण सीखा। शिक्षक से बात करते हैं, अपने टीचर का नाम लिख दीजिए, ठीक है। या चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मजबूत साम्राज्य का गुण दिया, ऐसा वैसा। अतः कहा जा सकता है कि यदि माता पिता शिक्षक अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निभाएं तो प्रत्येक राष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त और खूबसूरत दिमाग वाला बन सकता है, ठीक। अब आते हैं इसी क्वेश्चन 1 का बी पार्ट क्या है ये देखिए। 2020 में था में भी शायद। क्वेश्चन क्या है देखिए कि शिक्षा एक निषेधाज्ञा नहीं है। निषेधाज्ञा क्या होता है कि जैसे कि कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया जाता है वो हो गया एक हिसाब से निषेधाज्ञा की। एक बार आज्ञा कर दिया तो उसको करना ही करना है। तो शिक्षा एक निषेधाज्ञा नहीं है, यह व्यक्ति के समग्र विकास और सामाजिक बदलाव के लिए एक प्रभावी और व्यापक साधन है। तो उपरोक्त कथन के आलोक में नई शिक्षा नीति का परीक्षण कीजिए। सबसे बड़ी क्या है बात है कि इसमें आपको क्या कैसे पॉइंट पकड़ना है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ से आप या तो कोई कथन से स्टार्ट कर सकते हैं या आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि शिक्षा क्या है। यहाँ से आप लिख सकते हैं शिक्षा भी एक प्रकार का मूल्य है जो किसी भी व्यक्ति को के अंदर भौतिक मूल्यों को, आंतरिक मूल्यों का विकास करता है, ठीक है। यहाँ से भी लिख सकते हैं या तो किसी कथन से लिख सकते हैं। फिर जो ये लिखा है ये तो पूरा कथन ही लिख दिया है। फिर नई शिक्षा नीति को ऐड करके आप लिख सकते हैं, 3 पार्ट बना सकते हैं। देखते हैं क्या मॉडल आंसर है।
देखिए यहाँ पे भी लिखा है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ठीक, महात्मा गांधी के अनुसार हो गया। विवेकानंद के अनुसार लिख सकते हैं और किसी के अनुसार लिख सकते हैं। आते हैं व्यक्ति के समग्र विकास और सामाजिक बदलाव में नई शिक्षा नीति का योगदान क्या है। ठीक है, जो नई शिक्षा है इसका योगदान क्या है। तो व्यक्ति के समग्र विकास में देखते हैं तो आजकल भाषा, प्राथमिक भाषा को भी ध्यान दिया जा रहा है। जो व्यक्ति बचपन से गाँव में सीख रहा है उसके बाद फिर आगे उन भाषाओं को चेंज किया जाता है। ज्ञान सीखता है, विकास सीख रहा है, कौशल। हाँ, आजकल की पढ़ाई में क्या किया जा रहा है, बदलाव किया गया कि पढ़ाई के साथ साथ उसके अंदर एक कौशल का भी विकास हो कि आने वाले दिन में वो आत्मनिर्भर भी हो सके। आय सुरक्षा की गारंटी देता है, नैतिक मूल्य और शारीरिक विकास की बात कर रहा है। सामाजिक बदलाव में देखते हैं तो लैंगिक समानता की ओर बढ़ रहे हैं लोग, सतत व समाज की विकास की ओर, सांस्कृतिक एकता को फोकस किया जा रहा है, राष्ट्रीय एकता को, पर्यावरण नैतिकता पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। SDG गोल आपने सुना होगा। ठीक है, भाषाई एकता, स्वच्छता, अंधविश्वास और शायद SDG का ये चौथा है, एजुकेशन। ठीक है, आते हैं नई शिक्षा नीति में भाषाई विविधता को शामिल किया गया, जो व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामाजिक बदलाव की ओर अग्रसर होगा। ठीक है, भाषाई विविधता बहुत जरूरी है। जो व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामाजिक, कभी क्या होता है बच्चे को सीधा सीधा उसका भाषा चेंज कर दिया जाता है, उसको समझने में ही दिक्कत होती है, जैसा ही मेरे साथ भी हुआ था। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, लेकिन अचानक एकाएक इंग्लिश मीडियम में डाल दिया गया मुझे, तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाया। जैसा लग रहा था कि मेरा घुटन हो रहा है, मैं आज ही मर जाऊंगा, ऐसा है वैसा, अनेक प्रकार के गलत गलत विचार हमारे अंदर आ रहे थे। हालांकि फिर अंत में मैं बहुत अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया, तब मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, फिर वापस हिंदी मीडियम में डाल दिया गया। ठीक है, शायद मैं उन चुनौतियों को नहीं सह पाया, लेकिन अनुभव यही मिलता है कि पहले व्यक्ति को उसको जो भाषाई है उसके मातृ भाषा में ही दिया जाए, उसके बाद भाषा का बदलाव किया जाए। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा जैसे खेल कूद, नृत्य, मार्शल आर्ट आदि एक तरफ जहाँ व्यक्ति का समग्र विकास करती हैं, वहीं समाज में सांस्कृतिक विविधता व समानता को भी बढ़ावा देते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी व्यक्तिगत कौशल को बढ़ावा देकर के रोजगार में वृद्धि करेगी और इससे समाज में गरीबी और भुखमरी को दूर किया जा सकता है। जैसी बातें ये जो नई शिक्षा नीति है, ये इसको एक बार आप पढ़िएगा इसमें सर। वैसे मैं भी देखूंगा कि इसको शॉर्टकट में लिख के आपको दूं, एक शॉर्ट नोट बना के। दिव्यांग व वंचित वर्ग के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, जो देश के सतत व समावेशी विकास को बढ़ावा देगी। नई शिक्षा नीति में नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का अहम हिस्सा बनाया गया, जो महिलाओं के प्रति सम्मान, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, नेतृत्व साहस आदि गुणों का विकास करने में अहम भूमिका निभाएगी। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं, अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति समय की मांग थी, जो व्यक्ति के समग्र विकास को बढ़ावा देकर सामाजिक बदलाव कर देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता में साथ। इसको आप तभी देखिएगा, पहले एक बार लिखने का प्रयास करिएगा, जब नहीं लिख पाइएगा तब इसको देखिएगा। हालांकि ये आपके हिसाब से कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति के कुछ गुणों को ऐड करते हुए बाकी सब इथिक्स की बातें डाल दी गई हैं। ठीक, अब एक प्रश्न और है, स्पष्ट कीजिए कि आचार नीति समाज और मानव को किस प्रकार भला करती। 2016 में क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पे लिखा है आचार नीति हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इथिक्स लिखा था। फिर वही इथिक्स की परिभाषा आप देंगे, समाज और मानव का किस प्रकार भला करते हैं, ये लिखोगे इथिक्स का समाज और मानव पर प्रभाव। ठीक है, तो भलाई में योगदान आप लिख सकते हैं, वही सत्य, अहिंसा, उसके बाद दया, करुणा, प्रेम, सहिष्णुता, ठीक है, सार्वभौमिकता, सब यही सब करते हुए कुछ एग्जाम्पल डालते हुए फिर आप इस उत्तर को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक, मदर टेरेसा ने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, ये इस प्रकार आचार नीति अपने नैतिक मूल्यों द्वारा अच्छे आयाम स्थापित कर समाज व मानव भलाई में व्यापक योगदान दे सकती है। उत्तर अगर हम देखें तो ये हुआ एक पार्ट, दूसरा पार्ट ये हुआ। पहला स्टार्टिंग यहाँ से होता है और यहाँ पर खत्म होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर देखिए। ठीक, ये प्रश्न है, यह माना जाता है कि मानवीय कार्यों में नैतिकता का पालन किसी संगठन व्यवस्था के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करेगा। यदि हाँ, तो
नैतिकता मानव जीवन में किसे बढ़ावा देना चाहिए, अभी जो मैंने पढ़ा था उसी क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, फिर वहाँ पे प्रिंट आउट है, यहाँ पे लिखा गया। ठीक, फिर उसके बाद यूपीएससी मेन 2020 में क्वेश्चन आया था कि व्यापक राष्ट्रीय शक्ति सीएनपी के 3 मुख्य घटकों जैसे मानवीय पूंजी, मृत्यु शक्ति तथा सामाजिक सद्भाव की प्रवृत्ति में नीति शास्त्र और मूल्यों की भूमिका का विवेचन कीजिए। इनको भी आप देख लीजिए, लिखने का प्रयास कीजिएगा, फिर आप मॉडल आंसर दीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर आप ना लिख पाइएगा तो कमेंट करिएगा अवश्य। फिर शॉर्ट पावर क्या है, ये है। अब आते हैं हम टॉपिक 2 एटीट्यूड, अर्थात मेरा जो टॉपिक 1 है वो समाप्त हुआ। उसके 3 पार्ट लगभग बने छोटे छोटे। हालांकि इसको मैं मैराथन लूँगा तो सबको एक साथ मर्ज कर दूँगा। ठीक, तो दोस्तों हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। चेहरे पर अगर समस्याएं या दुख की छाया आए तो उनसे उबरने का प्रयास करो। चेहरे पर मुस्कान रखो और हमेशा सोचो कि मेरा जन्म किसी छोटे कार्य के लिए नहीं हुआ है। असफलताएं तो आती जाती रहती हैं, हमें तो सिर्फ कर्म करना है, कर्म करना है, कर्म करना है। परिणाम जब मिलना होगा तो मिलेगा। ठीक, उसके साथ साथ जो मैंने बताया था आपको उस पर ज़रूर फोकस करिएगा मित्रों, ये ज़रूरी है आपके लिए। क्या? BMS, बी फॉर बॉडी, बॉडी पे ध्यान। M फॉर मनी, सेविंग पे बहुत ध्यान दीजिए। और कमा रहे हैं तब भी सेविंग करिए, और नहीं कमा रहे हैं तब भी सेविंग करिए। जो पैसा आता है उसमें सेविंग करने का प्रयास करिए। ठीक है, और स्टडी अगर इस समय कर रहे हैं तो इस पर ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा, और केयरफुल होकर के। यार आजकल के लड़के क्या हो रहे हैं ना, लड़के लड़कियां सब, वो अधिकतर तलाश करते रहते हैं किसी अन्य सेगमेंट की। प्लस है तो माइनस की तलाश, और माइनस है तो प्लस की तलाश। मैं तो कहता हूँ इन सबको भूल करके एक बार अच्छे से 6 महीने तैयारी कर लीजिए, मिनिमम 6 महीने यार, 180 दिन, जीवन भविष्य बदल जाएगा। ठीक है, जय हिंद, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मित्रों। ओके, नमस्कार।